हमारे संबंधों को एक सकारात्मक दिशा मिली। दोनों देशों के 2.8 बिलियन लोगों के हित जुड़े हुए हैं। To have the dragon and the elephant dance together. नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ अनुराग सिंह। चाइना से वो तस्वीर आ चुकी है जिसका पूरी दुनिया को इंतजार था। तियानजिन से एससीओ के मंच पर जो ताकत देखने को मिल रही है, उसे देखकर सबसे ज्यादा अगर कोई घबरा रहा होगा तो वो ये साहब, यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। एससीओ के सभी नेताओं का फोटो सेशन हुआ। इस एससीओ समिट को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। इस दौरान शी जिनपिंग ने अपनी पत्नी के साथ पीएम नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। यह तस्वीर आप देखिए। इस वक्त टीवी स्क्रीन पर जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, पीएम नरेंद्र मोदी का स्वागत चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग कैसे कर रहे हैं, इस तस्वीर में आप देख सकते हैं। जिनपिंग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया। इस स्वागत समारोह के दौरान एक ही मंच पर शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन और नरेंद्र मोदी दिखाई दिए। तो दर्शकों, ये एक सिर्फ तस्वीर नहीं है, बल्कि आप नया ग्लोबल पावर इस तस्वीर को कह सकते हैं। जरा गौर से देखिए यह तस्वीर इस वक्त जो टीवी स्क्रीन पर चल रही है। यह सीधे सीधे तस्वीर अमेरिका को चुनौती देने वाली तस्वीर है। अगर सोचिए कि भारत, रूस और चीन मिल गए तो इनका गठबंधन कितना संपन्न, कितना शक्तिशाली, कितना मजबूत हो जाएगा। यह अलायंस वो अलायंस है जो अमेरिका को टेंशन में डालने वाला है। भारत, चाइना और रूस, ये तीनों के लिए फायदेमंद होगा, लेकिन किसी देश को यह डराएगा, किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष को यह डराएगा। उस देश के राष्ट्राध्यक्ष को डराएगा जिसको लगता था कि वो टैरिफ बम फोड़कर, वो टैरिफ की चाल चलकर कई देशों को डरा सकता है। तो आज अमेरिका को यह तस्वीर देखनी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ बम को डिफ्यूज करने का प्लान एक्टिवेट हो चुका है? आज चाइना के तियानजिन में पीएम नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की तकरीबन 55 मिनट की मुलाकात हुई, और यह मुलाकात इसी ओर इशारा कर रही है। 7 साल बाद चीन पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी ने क्या डायरेक्ट मैसेज अमेरिका को पहुंचा दिया कि भारत अपने हितों की रक्षा के लिए नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को टेंशन में डालने वाली इस मुलाकात के आउटकम्स क्या हो सकते हैं, वो समझने की जरूरत है। मैं आपको बहुत आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूं। ये जो मुलाकात हुई, इस पर क्यों डोनाल्ड ट्रंप की नजर है, क्यों पूरी दुनिया की नजर है, ये जो एससीओ समिट है ये क्यों इंपॉर्टेंट है भारत, चाइना, रशिया और अमेरिका के लिए, मैं आपको समझाता हूं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मीटिंग में शी जिनपिंग ने जो कहा, उस पर ध्यान देने की बहुत सख्त जरूरत है। जिनपिंग ये जोर देकर बोले कि मौजूदा हालात में ड्रैगन और हाथी का साथ आना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा? पहला तो यह कि दोनों देशों के 2.8 अरब यानी कि 280 करोड़ लोगों को इसका फायदा होगा, जिसका जिक्र पीएम नरेंद्र मोदी ने भी अपने रिमार्क्स में किया। दोनों देशों की आबादी विश्व की जनसंख्या की करीब 35% है। दूसरा, अमेरिका पर निर्भरता कम होगी, चूंकि चीन दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब कहा जाता है। दुनिया में अब वो अपना मैन्युफैक्चर सामान बेचता है और उसको मार्केट की तलाश होती है, और बड़ा मार्केट कौन है? भारत। तीसरा यह कि दुनिया की नंबर 2 और नंबर 4 की इकोनॉमी, नंबर 2 चाइना, नंबर 4 भारत, और ये दोनों इकोनॉमी वाले देश जब साथ आएंगे तो लाजिम है कि अमेरिकी सामान का प्रोडक्शन महंगा हो जाएगा और वैश्विक मंच पर अमेरिका का दबदबा कम होगा, घटेगा। मुलाकात के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दुनिया की 2 बड़ी ताकतों के साथ आने को शुभ संकेत बताया। कहा कि आज दुनिया 100 साल में होने वाले बड़े बदलावों से गुजर रही है। अंतर्राष्ट्रीय हालात अस्थिर हैं, जटिल हैं, यानी कि ऐसा दौर जिसमें वैश्विक शक्ति संतुलन, तकनीक और आर्थिक ढांचे में बड़े बदलाव हो रहे हैं, जो पिछले 100 सालों में नहीं देखे गए। सवाल यह कि क्या शी जिनपिंग का यह बयान भारत को यह बताने का संकेत है कि दोनों देशों को आपसी मतभेदों को पीछे छोड़कर आर्थिक और तकनीक सहयोगों पर ध्यान देने की जरूरत है? क्या चीन भारत को बड़े साझेदार के रूप में देखना चाहता है ताकि एशियाई देशों की सामूहिक ताकत और बढ़े और पश्चिम को डोमिनेंस को चुनौती दी जा सके? या फिर यह मैसेज है कि चीन एक वैश्विक ताकत है और दुनिया को उसके साथ तालमेल बैठाना ही होगा? शी जिनपिंग ने यह कहा कि यह सही विकल्प है कि भारत और चाइना दोस्त बन जाए,
दोनों नेताओं ने माना कि एक दूसरे को अवसर के रूप में नहीं देखें, अवसर के रूप में देखें, खतरे के रूप में ना देखें। यह बैठक संकेत देती है कि भारत और चीन अब टकराव से सहयोग की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। चाइना बहुत खुलकर यह कह चुका है कि भारत और चीन के बीच में कोई मतभेद नहीं है। जो सीमा पर विवाद हुआ था वो मतभेद नहीं है, दोनों देशों में डीलिंग होनी चाहिए। फिर भी आज की स्थिति यह है कि सीमा विवाद जैसे मुद्दों पर मतभेद दोनों देशों में बने हुए हैं, लेकिन दोनों देशों ने उन्हें बातचीत के जरिए हल करने की इच्छा जताई। आर्थिक, तकनीकी और यात्रा सहयोग की दिशा में यह मुलाकात बहुत सारे अवसर खोल सकती है, खासकर ऐसे समय में जब ग्लोबल सिनेरियो अनस्टेबल दिखाई देते हैं। आपको इस पर रिएक्शन सुनाते हैं। हमारे सहयोग से दोनों देशों के 2.8 बिलियन लोगों के हित जुड़े हुए हैं। इससे पूरी मानवता के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त होगा। परस्पर विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर हम अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। It is the right choice for both sides to be friends who have good neighborly and amicable ties, partners who enable each other's success, and to have the dragon and the elephant dance together. दर्शकों, आपने वो थ्योरी समझी होगी हमेशा कभी ना कभी कि किसी के लिए कोई चीज अच्छी होती है तो किसी ना किसी को चुभती जरूर है। तो जापान के बाद चीन से जो तस्वीरें सामने आई, अगर वो किसी को ज्यादा चुभ रही होंगी तो वो है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। इन्होंने अपनी जिद के चलते दुनिया में अमेरिका का सबसे भरोसेमंद सहयोगी साझेदार के साथ रिश्ते को तार तार कर दिया। वो साझेदार भारत है। भारत से रिलायबल देश पूरी दुनिया में कौन हो सकता है? लेकिन अमेरिका को यह दोस्ती पसंद नहीं है। ट्रंप के टैरिफ अटैक के बीच जो रीअलाइनमेंट हो रहा है, जो नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार हो रहा है, ये जो नया स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट है, वो कहीं ना कहीं ट्रंप को चोट जरूर पहुंचाएगा। एशिया में भरोसे का विस्तार क्या दुनिया के समीकरण बदल देगा? जापान में अभूतपूर्व निवेश वादे और चीन में मोदी की शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ की मीटिंग में यह मौजूदगी से साफ हो जाता है कि अब भारत ग्लोबल पॉलिटिक्स में अपनी स्थिति को नए सिरे से परिभाषित करने की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रहा है। और यही वजह है कि पूरी दुनिया एक नए रीअलाइनमेंट की ओर देख रही है, एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ देख रही है। हम पड़ोसी देश हैं और हम तो दुनिया के प्रमुख विकासशील देश और तो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं भी है, तो हमारे दोनों के व्यापारिक सहयोग भी बहुत ज्यादा है, बहुत संभावना भी है। तो जैसे कई साल पहले चीन और भारत के व्यापार तो शायद हर साल लगभग 100 अरब डॉलर रहा है, तो इसलिए शायद बहुत संभावना होगा। इसलिए हमें एक दूसरे से तनाव नहीं करना चाहिए, हमें हाथ मिलाकर एक साथ काम करना चाहिए। मेरे ख्याल से तो चीन की हाई टेक्निक शायद पूरी दुनिया में ध्यान देते हैं, शायद बाद में इसके बारे में भी ज्यादा सहयोग कर सकते हैं। जिनको आपने सुना ये अंजलि है, ये चीन की पत्रकार है, हिंदी भाषा को अच्छे से बोल सकती है। तो उन्होंने अपने चश्मे से बताने की कोशिश की कि चीन और भारत अगर साथ आते हैं तो कैसे दोनों देशों की यहां पर फायदे की चीजें सामने हो सकती है। लेकिन एक तरफ चीनी मीडिया मोदी जिनपिंग की मुलाकात में नई संभावनाओं को देख रहा है, तो दूसरी तरफ पश्चिम का मीडिया यह कह रहा है कि भारत अमेरिका के बीच तनाव को जिनपिंग अपने लिए अवसर के तौर पर देख रहे हैं। अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह लिखा है कि शी जिनपिंग कूटनीतिक और सेना की ताकत से उस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं जिस पर अभी तक अमेरिका का दबदबा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप से नाराज जिनपिंग अपनी ताकत दिखा रहे हैं, यह अमेरिकी अखबार का दावा है। हालांकि अमेरिका के लोग भी आज ये मानते हैं कि जो ट्रंप टैरिफ इंपोज कर रहे हैं उससे ट्रंप का या अमेरिका का भला नहीं होने वाला है। इसके बावजूद अगर अमेरिका की ओर से टैरिफ इंपोज किए जा रहे हैं तो पूरी दुनिया की लामबंदी कैसी है अमेरिका के विरुद्ध, आज वो एससीओ की बैठक के दौरान देखने को मिली। द्विपक्षीय बैठक या एससीओ की उस सभी राष्ट्राध्यक्षों की उस फोटो में देखने को मिली।
लेकिन सोचिए जरा कि अभी तो मोदी जिनपिंग मिले हैं, तो ट्रंप इस तरह से जल भुन रहे हैं। अब कल जो मुलाकात होने वाली है वो और बड़ी हो। कल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और पीएम नरेंद्र मोदी की मुलाकात होने जा रही है। तो सवाल यह कि फिर अमेरिका का क्या होगा? कल दरअसल तियानजिन में ही मोदी और पुतिन की महा मुलाकात होने जा रही है। भारत और रूस के संबंध कैसे हैं ये पूरी दुनिया जानती है, और उस पर भी पुतिन और मोदी के संबंध कैसे हैं वो किसी से छिपे नहीं। तो कल ये महा मुलाकात होने जा रही है तियानजिन में। एससीओ बैठक के दौरान मोदी, जिनपिंग और पुतिन तीनों नेता एक साथ नजर आएंगे। ट्रंप के भारत पर 50% टैरिफ लगाने के बाद यह पुतिन से पीएम नरेंद्र मोदी की पहली मुलाकात। पुतिन एससीओ समिट में हिस्सा लेने के लिए चीन पहुंच चुके हैं। समिट में शामिल होने से पहले व्लादिमीर पुतिन ने ट्रंप की टेंशन डबल करने वाली बात कह दी। मोदी से मुलाकात करने से पहले पुतिन ने कहा कि अब एक वर्ल्ड ऑर्डर तैयार होने वाला है, वर्ल्ड ऑर्डर बदलने वाला है। अब तक के वर्ल्ड ऑर्डर में अमेरिका सबसे ऊपर रहा है। भाई करेंसी चलती है तो डॉलर चलती है। सबसे मजबूत अगर सैन्य शक्ति माना जाता है तो वो अमेरिका को माना जाता है। अमेरिका का डोमिनेंस है, उस पश्चिम और यूरोप का डोमिनेंस है। लेकिन अब यह मानकर चला जा रहा है व्लादिमीर पुतिन के कहने के बाद कि वर्ल्ड ऑर्डर बदलने वाला है, तो यह मानकर चला जा रहा है कि ये RIC यानी कि रशिया, भारत और चाइना का युग आने वाला है। हो सकता है कि इस दिशा में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार किया जाए। व्लादिमीर पुतिन जो कह रहे हैं उसका मायना यह निकाला जा रहा है। इस बार की समिट एससीओ को एक नई ताकत देने चाहिए ताकि सदस्य देश मौजूदा खतरों और चुनौतियों का बेहतर सामना कर सकें। अब चीन की न्यूज एजेंसी शिन्हुआ को दिए इंटरव्यू में व्लादिमीर पुतिन कह रहे हैं कि चीन अब रूस का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच ज्यादातर लेन देन रूबल और युआन में होता है, डॉलर में नहीं। पुतिन ने यह भी कहा कि चीन रूस से तेल और गैस का सबसे बड़ा खरीदार है। दोनों देश मिलकर व्यापार की बाधाओं को कम करने पर काम कर रहे हैं। तो यह व्लादिमीर पुतिन ने बिल्कुल क्लियर कर दिया और यह बताने की कोशिश की कि रूस और चीन इस वक्त व्यापारिक रूप से कैसे मजबूत साझेदार है। यह बिल्कुल साफ हो जाता है कि ट्रंप की टैरिफ वाली दादागिरी ने दुनिया को दो धड़ों में बांट दिया है। शी जिनपिंग, मोदी, पुतिन इस समिट को अमेरिका के नेतृत्व वाले ग्लोबल ऑर्डर का विकल्प पेश करने का मंच बनाना चाहते हैं। लगभग कामयाबी मिलती दिख रही है। यह तिकड़ी यह दिखा देना चाहती है कि रूस, भारत, चीन मिलकर अमेरिका और यूरोप को चुनौती दे सकते हैं। इस बार का एससीओ समिट ना सिर्फ अमेरिका की चौधराहट और धौंस को कम करेगा, बल्कि एक्सपर्ट्स तो यह भी मानते हैं कि अगर ये तीनों देश साथ आ जाएं तो अमेरिका से 9 गुना आबादी, 2 गुनी संयुक्त जीडीपी और परमाणु हथियार में ये अमेरिका से भारी पड़ेंगे। ये जो 3 चेहरे आप देख रहे हैं, ये जो 3 देश देख रहे हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका से भारी पड़ सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप एससीओ और ब्रिक्स जैसे देशों को हमेशा से खतरा मानते रहे। एससीओ में इस बार कुल 26 देश हिस्सा ले रहे हैं। 10 स्थायी देश हैं, बाकी 16 आमंत्रित हैं। इन देशों में दुनिया की कुल 40% आबादी रहती है। अमेरिका की आबादी अगर देखी जाए तो तकरीबन 35 करोड़। लेकिन अगर भारत, चीन, रूस को अगर मिला ले संयुक्त रूप से तो यह अमेरिका की आबादी से 9 गुना ज्यादा है। जीडीपी की बात करते हैं। परचेसिंग पावर पैरिटी के हिसाब से दुनिया की जीडीपी में एससीओ का हिस्सा 31% है और 61.3 ट्रिलियन डॉलर अगर मनी ट्रेल के हिसाब से देखें। इसमें भारत की 16.19 ट्रिलियन डॉलर, चीन की 38.19 ट्रिलियन डॉलर और रूस की 6.92 ट्रिलियन डॉलर की भागीदारी। अमेरिका की जीडीपी की बात करते हैं। अमेरिका की जीडीपी 29.18 ट्रिलियन डॉलर है, यानी कि RIC, रशिया, चाइना और इंडिया अगर साथ आ जाएं तो इनकी संयुक्त जीडीपी अमेरिका से 2 गुनी। एससीओ देश स्थानीय मुद्राओं में व्यापार और डिजिटल करेंसी के प्रयोग पर जोर भी दे रहे हैं ताकि डॉलर का प्रभुत्व कम हो। यह अमेरिका की आर्थिक ताकत और डॉलर की वैश्विक पकड़ के लिए खतरा बन सकता है। दुनिया भर में व्यापार करेंसी के रूप में इस्तेमाल सबसे ज्यादा अमेरिकी डॉलर का किया जाता है। लेकिन अगर एससीओ और ब्रिक्स देश अपनी करेंसी लेकर आते हैं तो डॉलर का डोमिनेंस खत्म हो जाएगा। डॉलर बेस्ड पेमेंट सिस्टम कमजोर पड़ जाएगा और डॉलर की कीमत में भारी कमी आ सकती है। मतलब जिस टैरिफ और ट्रेड वाली धमकी से ट्रंप दुनिया के देशों को डरा रहे हैं, उसे मोदी, जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन मिलकर आईना दिखाने की तैयारी कर चुके हैं।
एससीओ समिट से जो आउटकम्स आएंगे वो जरूर अमेरिका को परेशान करने वाले होंगे। मतलब कि ट्रंप का नोबेल का सपना सपना ही रह सकता है और आरआईसी यानी कि रूस, इंडिया और चाइना एक नया शक्ति संगठन बन सकते हैं, एक नया पावर हाउस बन सकते हैं, पावर सेंटर बन सकते हैं। मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि अब तक कई बार आरआईसी को एक ऑफिशियल ग्रुप बनाने की कोशिश हो चुकी है। कोशिश यह की गई कि ये तीनों देश एक साथ एक मंच पर रहें, लेकिन जून 2020 में आरआईसी की एक वर्चुअल मीटिंग हुई थी और फिर उसी के बाद गलवान की वजह से आरआईसी एक पूर्ण रणनीतिक फोरम नहीं बन पाया। प्रधानमंत्री ने एससीओ का न्योता स्वीकार किया है और चीन आने का उन्होंने फैसला लिया, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह यह भी थी कि भारत एक संदेश देना चाहता है। जो वेस्टर्न पावर्स हैं, खासकर यूएसए यानी कि अमेरिका, एक संदेश ऐसा कि भारत अब किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहता कूटनीति के लिए, और भारत ये संदेश देना चाहता है कि अगर ग्लोबल साउथ को मजबूत करना है तो उसके लिए चीन और भारत का एक साथ आना बहुत जरूरी है। ग्लोबल साउथ की बात लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। जब भी किसी बड़े प्लेटफॉर्म पर प्रधानमंत्री जाते हैं तो वो कहते हैं कि अगर आपको ग्लोबल इकोनॉमी में स्थिरता लानी है तो उसके लिए भारत और चीन का एक साथ आना बहुत जरूरी है। और जो वेस्टर्न पावर्स हैं उनको ये बात समझ में आना बहुत जरूरी है कि ग्लोबल साउथ का अपना एक महत्व है, और अगर आपको एक ऐसा समाज बनाना है जहां पर सबका, सभी देशों का समान अधिकार है, तो उसके लिए वेस्टर्न पावर्स को, ग्लोबल साउथ को उसकी जगह देनी होगी। और ये दोनों रिश्तों के बीच बेहतरी और ग्लोबल साउथ की आवाज को प्रमुखता से सामने रखने का एक बहुत बड़ा मौका था। अब बात उस तियानजिन शहर की जहां एससीओ समिट हो रहा है। तियानजिन, इसका शाब्दिक अर्थ है स्वर्ग का किला और चीनी लोग इसे जन्नत का किला कहते हैं। यह शहर चीन का मैन्युफैक्चरिंग हब कहा जाता है। 11,760 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला यह शहर बड़ी बड़ी स्टील फैक्ट्रीज, भारी मशीनरीज और जहाजों के बनाने और मरम्मत करने के लिए प्रसिद्ध है। तियानजिन बीजिंग के बाहर के कई शहरों में से एक था जिन्हें साल 2008 के ओलंपिक खेलों के लिए मेजबानी के लिए चुना गया था। अब यही शहर रूस, चीन और भारत के संबंधों को लेकर एक नया अध्याय लिख रहा है। तियानजिन का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। 1206 और 1368 ईस्वी के दौरान जिया और हेई नदी के संगम पर बसे तियानजिन पर मंगोल राजवंश का राज था। तब से यह शहर यातायात और कारोबार का केंद्र रहा है। चीन के खिलाफ दूसरे अफीम युद्ध के दौरान 1858 में ब्रिटिश, फ्रांसीसी और चीन द्वारा तियानजिन की संधियों पर हस्ताक्षर किए गए थे और तब से यह शहर जो है वो अपनी खास मान्यता रखता है। इन सब के बीच एक बड़ी खबर आपको दिखाते हैं, एक बड़ी तस्वीर आपको दिखाते हैं। इस एससीओ समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति मोइज्जू की मुलाकात हुई। बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको से भी पीएम नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई। वो तस्वीर आपको दिखाएंगे, पहले ये तस्वीर आप देख लीजिए। मोइज्जू से मुलाकात क्यों खास है? आपको याद होगा पिछले दिनों मालदीव का रुख भारत को लेकर कैसा रहा था। प्रधानमंत्री की एक फोटो के बाद माना जा रहा था मालदीव की पूरी इकोनॉमी हिल गई। दोनों देशों के रिश्तों को लेकर कहा जा रहा था कि कुछ खटास है, लेकिन मालदीव घुटनों पर आया था भारत की ताकत को समझते हुए। और फिर उसके बाद अब ये तस्वीरें जहां पर मोइज्जू मुलाकात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हुई। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो एससीओ समिट में सिर्फ चाइना और भारत मिले, सिर्फ ये भी एक बड़ी खबर नहीं, खबर ये भी है कि जो दुश्मनी मन में रखते थे, जिनसे थोड़ी बहुत खटास थी, वो भी मिल रहा है। इस वक्त जो आप टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे हैं, ये बेलारूस के प्रधानमंत्री से मुलाकात की तस्वीरें हैं। तो ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये मोइज्जू से मुलाकात की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर आप देखिए कि मॉरिशस के प्रेसिडेंट मोइज्जू से मुलाकात हुई। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्विटर हैंडल से ये तस्वीरें साझा की गई और इस मुलाकात को भी काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। और बेलारूस के राष्ट्रपति से भी मुलाकात हुई है, लुकाशेंको से भी मुलाकात हुई है, वो भी तस्वीरें दिखाएंगे। ये देखिए, ये लुकाशेंको से जो मुलाकात हुई, ये उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और यहां पर भी पीएम नरेंद्र मोदी ने इन तस्वीरों को साझा किया। बेलारूस और रूस, इन दोनों का रिश्ता किसी से छिपा नहीं है। ये दोनों एक तरीके से सगे भाई कह लीजिए आप। और वहां इस पूरे एससीओ समिट में बेलारूस के जब प्रधानमंत्री आए तो कैसे गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई। ये एक नए रिश्ते की इबारत लिखने वाली तस्वीर है। अब ये आपके सामने एक और तस्वीर है। इसमें आप देखिए कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से तियानजिन में कैसे मुलाकात। नेपाल हमारा पड़ोसी मुल्क है, उससे अच्छे संबंध हमारे रहे हैं। कई बार सरकारें बदलती हैं तो संबंध भी बदलते हैं।
लेकिन इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये गर्मजोशी से मुलाकात की तस्वीर है। प्रधानमंत्री इस एक समिट में शामिल होने के लिए पहुंचे, लेकिन कितने तरीके के रिश्तों को वो साध रहे हैं आप इन तस्वीरों में समझ सकते हैं। ये जब केपी शर्मा ओली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हो रही थी, ये उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीरें लगातार एससीओ समिट से सामने आ रही हैं और इन तस्वीरों के अपने अलग मायने हैं। और ये तो हम जब इससे एक आम नजर से देखते हैं तो लगता है कि दो देशों के राष्ट्राध्यक्ष मिल रहे हैं, लेकिन डिप्लोमेटिक लिहाज से अगर आप इन तस्वीरों को समझने की कोशिश करेंगे तो इसके बहुत सारे मायने हैं। और इन्हीं तस्वीरों को जब लोग सोचते हैं, इमेजिन करते हैं, तो फिर मन में सवाल आता है कि क्या वाकई में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार हो रहा है? क्या इन सारे देशों को मिलाकर एक वर्ल्ड ऑर्डर तैयार किया जा रहा है? क्या देश में विश्व में एक नई इबारत लिखी जा रही है? ये एक और तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये मुस्तफा की तस्वीर है। ये इजिप्ट के प्रधानमंत्री हैं और उनसे पीएम नरेंद्र मोदी की जब मुलाकात हो रही है तो ये उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये लगातार तियानजिन से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और ये इजिप्ट के प्रधानमंत्री मुस्तफा से मुलाकात हो रही है। एससीओ समिट के दौरान कितनी गर्मजोशी से मुलाकात हुई इन दोनों के बीच में, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। अब अमूमन जब जो तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष मिल रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी से, एक जरा वो भी तस्वीर देखते जाइए, आपको समझ में आएगा कि कैसे गर्मजोशी के साथ मुलाकात हो रही है। और फिर वही बात जो हमने पिछली लाइनों में कही कि क्या ये एक वर्ल्ड ऑर्डर तैयार किया जा रहा है? क्या यहां से एक नई इबारत दुनिया के सामने लिखने की कोशिश की जा रही है? आपको वो तस्वीर भी याद करनी चाहिए कि आज कैसे शी जिनपिंग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय मुलाकात से पहले मुलाकात की, द्विपक्षीय बातचीत से पहले मुलाकात की थी। फिर उसके बाद जब यहां सारे राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे और जब फोटो सेशन हो रहा था, तो फोटो सेशन के वक्त की जो तस्वीरें थीं उसमें जो शी जिनपिंग की पत्नी थी उन्होंने भी पीएम नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। तो रिश्ते कैसे प्रगाढ़ हो रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं, उसकी तस्वीरें तियानजिन से सामने आ रही हैं।